नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का विधि शास्त्र के अंतर्गत विश्लेषणात्मक विचारधारा संबंधी ये जो दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आशा करती हूँ कि एनालिटिकल स्कूल संबंधी जो भाग 1 का वीडियो मैंने कल अपलोड किया है, आप लोगों ने उसे सुन लिया होगा और उम्मीद करती हूँ कि एनालिटिकल स्कूल से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आज के इस वीडियो में जो कि एनालिटिकल स्कूल संबंधी भाग 2 है, उसके अंतर्गत हम कमांड थ्योरी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ एनालिटिकल स्कूल के अंतर्गत बेंथम महोदय जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि शास्त्री रहे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्होंने लॉ, सॉवरन और सैंक्शन संबंधी क्या विचार प्रस्तुत किए थे। उसके बाद में उनकी किन बातों पर लोगों ने आलोचना की है और साथ ही साथ उनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा के अंतर्गत समादेश के सिद्धांत का बहुत महत्व है। कमांड थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द analytical positivist school. So the analytical positivist theorists hold the view that law is not a concept or a hypothesis that is obtainable through the reason by the nature of the things. विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद के समादेश के सिद्धांत के विधि शास्त्रियों का ये मत है कि विधि ऐसी परिकल्पना नहीं है जो वस्तुओं की प्रकृति से युक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है, बल्कि उनके अनुसार ये इससे भिन्न राजनीतिक प्रवर का समादेश है। According to them, law is the command of the political superior. तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि विधि की व्याख्या संप्रभु, समादेश और अनुशासनी के परिप्रेक्ष्य में करने के कारण इसे समादेश का सिद्धांत या आज्ञात्मक सिद्धांत कहा जाता है। It is called as command theory or imperative theory because it describes law in the perspective of sovereign, command and sanction. बेंथम और ऑस्टिन इस सिद्धांत के प्रमुख विधि शास्त्री रहे हैं और इसके प्रमुख लक्षण क्या है? तो उसके प्रमुख लक्षण है संप्रभु यानी सॉवरन, समादेश यानी कमांड तथा शास्ति एंड सैंक्शन। ठीक है ना? तो कमांड थ्योरी के अंतर्गत ये बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। तो शुरुआत करते हैं बेंथम महोदय से। जैसा कि पूर्व के वीडियोस में भी मैं आप लोगों को बतला चुकी हूँ कि बेंथम अपने समय के बहुत ही श्रेष्ठ विधि शास्त्री रहे हैं और साथ ही साथ इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए वो आज के समय में भी बहुत रेलेवेंट हैं, सुसंगत हैं। तो इनका काल 1748 से 1832 तक का था। इन्हें समादेश के सिद्धांत के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। He is also known as the founder of the command theory. इनके द्वारा उपयोगिता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है लेजिस्लेटर्स यानी विधायकों के लिए भी। He gave the utilitarian principles which are relevant even today and particularly to the lawmakers. ये अपने समय के बहुत ही श्रेष्ठ फिलोसोफर और रिफॉर्मर ऑफ लॉ रहे हैं, दार्शनिक और विधि के सुधारक भी रहे हैं। He not only was limited to the advocacy of reforms in law or achieving that, in fact, he wanted law to be based on such principles which will prove to be the sure shot directions for the lawmakers. वे केवल सुधार की वकालत या उसे प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इन्हें ऐसे सिद्धांतों पर आधारित करना चाहते थे जो विधि निर्माताओं के लिए अचूक दिशा निर्देश साबित हों। उन्होंने विधि शास्त्र को विधिक वास्तविकताओं के सजग निरीक्षण पर आधारित
प्रयोगवादी विज्ञान के रूप में देखा था। He saw jurisprudence as an experimentalist science which is based on inspection of legal facts. और यही कारण था कि बेंथम के अध्ययन का मुख्य आधार तत्कालीन वैज्ञानिक भावना थी। उनका मुख्य प्रयास विधि की विधि जैसी है उसी रूप में व्याख्या करना था और आदर्श रूप में विधि कैसी होनी चाहिए के प्रश्न को पूर्णतः अलग और भिन्न प्रश्न के रूप में बाहर छोड़ देना था। This is the reason that he actually held the view that law is to be seen as it is and not in its ideal form, which is as it ought to be. इसका इन्होंने विभेद किया था और विभेद व्याख्यात्मक तथा आलोचनात्मक विधि शास्त्र के रूप में किया था। इन पदों की व्याख्या करते हुए बेंथम ने स्पष्ट किया कि व्याख्याकार का क्षेत्र इस बात का वर्णन करना है कि उसकी समझ में विधि जो है वह क्या है और आलोचक का क्षेत्र यह कहना है कि उसकी समझ में विधि क्या होनी चाहिए, है ना। तो जो व्याख्या कर रहे हैं वो तो जैसी विधि है उनकी समझ में वो उन्हें बताना है एज इट इज कि विधि तो ऐसी है, जबकि जो आलोचक है उनका मुख्य कार्य क्षेत्र है कि विधि कैसी होनी चाहिए, इस बारे में बात करना। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को यानी विधि कैसी होनी चाहिए इस एस्पेक्ट को उन्होंने कहा कि पूर्णतः बाहर रखा जाना चाहिए। जब हम लॉ की व्याख्या कर रहे हों तो हमें लॉ एज इट इज यानी विधि जैसी है वैसी ही देखनी चाहिए। इनके द्वारा लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड एक उत्कृष्ट कृति लिखी गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन बहुत देर से 1945 में ही हो सका। हालांकि यह पुस्तक उनके द्वारा 1782 में ही लिखी जा चुकी थी। इसी कारण से जब लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड 1945 में प्रकाशित होकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए तो लोगों को समझ में आया कि truly speaking, Bentham should have been called the father of the analytical school under jurisprudence. इसका पुनः संस्करण प्रोफेसर हार्ट ने 1970 में प्रकाशित किया था, जिसका नाम था ऑफ लॉज इन जनरल। Its re-edition was published by Professor Hart in 1970 by the name of Laws in General. यह पुस्तक सर्वसुलभ है, इट इज इजीली एक्सेसिबल। जब इनकी बहुत सारी किताबें और भी प्रकाशित हुई तब यह विचार आया कि बेंथम के विचारों का अध्ययन करने पर पता चला कि उनके जो विचार हैं वो एक्चुअली ऑस्टिन के विचार समझे जाते थे, किंतु वास्तविकता में वे बेंथम के विचार थे। Later, after the study of Bentham's thought came out, it was published, it actually was realized that many thoughts which used to be credited to Austin, who was Bentham's student, were in fact of Bentham. तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि बेंथम महोदय के द्वारा लॉ यानी विधि, सैंक्शन यानी अनुशास्त्री और सॉवरेन यानी संप्रभु को किस प्रकार से परिभाषित किया गया था। So according to Bentham, law may be defined as an assemblage of signs declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in a state concerning the conduct to be observed in a certain case by a certain person or class of persons who, in the case in question, are or are supposed to be subject to his power.
बेंथम महोदय के अनुसार विधि राज्य में संप्रभु द्वारा कल्पित या अंगीकृत संकेतों का संकलन और संकल्प शक्ति की घोषणा का द्योतक है, जिसका संबंध निश्चित अवस्था में निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण से है, जो लोग उसकी शक्ति के अधीन है या अधीन माने जाते हैं, है ना। तो विधि उनके अनुसार राज्य में संप्रभु के द्वारा कल्पित होती है या अंगीकृत संकेत होते हैं, और विधि दरअसल इनका संकलन है या इच्छा शक्ति की घोषणा का द्योतक है, जिसका कि संबंध निश्चित अवस्था में निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण से है, और ये कौन है, जो कि उसकी शक्ति के अधीन है या अधीन माने जाते हैं। क्लियर। फिर बेंथम ने जब सैंक्शन के बारे में यानी अनुशास्ति के बारे में बात की, तो हम पाते हैं कि फॉर बेंथम लॉ इज इन एसेंस द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द सॉवरेन इन रिलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट्स। बेंथम के लिए विधि सारतः संप्रभु की अपने नागरिकों के आचरण के संबंध में इच्छा की अभिव्यक्ति है ना। Their observance is out of the expected related probable results. इसका अनुपालन इससे संभाव्य संबद्ध परिणामों से आश्रित है। That is, it is related to the observance or non-observance and it is called sanction. और ये इसके अनुपालन या अवज्ञा से संबंधित है और इसे अनुशास्ति कहा जाता है ना। संप्रभु ने जो इच्छा व्यक्त की है वो अपने नागरिकों के आचरण के संबंध में व्यक्त की है, और ये इच्छा इस तरह की है जिसके अनुपालन या इसका अगर अवज्ञा होती है तो उसमें कोई ना कोई परिणाम भी अवश्य आश्रित है यानी होगा, और वो परिणाम अगर अवज्ञा है तो अनुशास्ति के रूप में ही होगा, सैंक्शन। ठीक है ना। फिर बेंथम महोदय ने सॉवरेन को जब डिफाइन किया तो उन्होंने कहा सॉवरेन इज एनी पर्सन और असेंबलेज ऑफ पर्सन्स टू हुज विल ए होल पॉलिटिकल कम्युनिटी आर, no matter on what account, supposed to be in a disposition to pay obedience, and that in preference to the will of any other person. उनके अनुसार संप्रभु कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसकी इच्छा को किसी दूसरे की इच्छा की वरीयता में राजनीतिक समुदाय के लोग अनुपालन की मनोवृत्ति में माने जाते हैं, यानी वो किसी और की बात नहीं माने भले ही, लेकिन इस व्यक्ति की बात वो अवश्य मानते हैं। ऐसी उनकी भावना रहती है कि इस व्यक्ति की इच्छा की पालना हम करें। ठीक है ना। तो बेंथम महोदय ने लॉ, सैंक्शन और सॉवरेन की जो परिभाषा दी थी वो समझ लेने के बाद में अब हम देखते हैं कि कई विधि शास्त्रियों ने उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत की आलोचना भी की थी। इस सिद्धांत की कमांड थ्योरी की, और उन्होंने लॉ को जिस तरह से डिफाइन किया या उन्होंने संप्रभु यानी सॉवरेन को जिस तरह से उन्होंने कहा, तो उसके संबंध में उन विधि शास्त्रियों ने आलोचना की। उन्होंने जनरली ये कहा कि विधिक व्यवस्था मात्र अलग अलग विधियों का समुच्चय या योग ही नहीं मानी जा सकती है। Legal system cannot be considered to be only the set of different laws. ऐसे jurists ये मानते हैं कि परिघटनाओं की भूमिका विधिक व्यवस्था के निर्माण में आवश्यक होती है। These jurists believe that the role of phenomena is necessary for the creation of a legal system. ठीक है। साथ ही साथ वो ये भी मानते हैं कि इनकी विधि की परिभाषा नम्य है, जिसमें केवल विधायिका द्वारा निर्मित विधि ही नहीं बल्कि न्यायिक, प्रशासकीय आदेश इत्यादि भी सम्मिलित हैं। His definition of law is flexible
in which not only the law made by legislature is included, but it includes the judicial, administrative orders, etc. also. और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इनके द्वारा यानी बेंथम के द्वारा जो संप्रभु की परिभाषा दी गई है वह भ्रम उत्पन्न करती है. According to them, the definition of sovereign creates confusion. Okay? तो बेंथम महोदय के द्वारा जो कमांड थ्योरी दी गई और उसके अनुसार जो उन्होंने लॉ, सैंक्शन और सॉवरन की परिभाषा दी थी वो देखने के बाद और साथ ही साथ उसके ऊपर बाकी विधि शास्त्रियों ने जो आलोचना की है उन बिंदुओं को, कुछ बिंदुओं को देखने के बाद में अब हम जान लेते हैं कि बेंथम का दरअसल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यानी विधि शास्त्र के अंतर्गत क्या योगदान रहा है. तो हम पाते हैं that Bentham gave new directions for lawmaking and legal research. Bentham ने विधि निर्माण तथा विधिक शोध को एक नई दिशा दी. With Bentham came the advent of legal positivism and with it the establishment of legal theory as a science of investigation. Bentham के साथ विधिक प्रमाणवाद का आगमन हुआ तथा इसके साथ विधिक सिद्धांत की अन्वेषण के विज्ञान के रूप में स्थापना हुई. आप लोगों को तो ध्यान ही है कि नेचुरल लॉ स्कूल उस समय में हावी था और उसके एक प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है यह इसका उदय हुआ था. और खास तौर से इस कारण से क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. तो हमने उन सभी चीजों का प्रभाव बेंथम ने जब इस थ्योरी को प्रपाउंड किया तो उसमें भी हमने देखा और इसी के कारण हम कहते हैं कि बेंथम के साथ विधिक प्रमाणवाद यानी लीगल पॉजिटिविज्म का एडवेंट हुआ और साथ ही साथ विधिक सिद्धांत को अन्वेषण के विज्ञान के रूप में भी हमने पाया. The establishment of legal theory as a science of investigation. It is very important. Both these two things are very important for us to understand. And then, of course, his zeal for legal reform heralded a new era of legal reforms in England. इनके विधिक सुधारों के उत्साह से इंग्लैंड में विधिक सुधारों की नई शुरुआत हुई थी. His works inspired many jurists. इनके कार्यों ने कई विधि शास्त्रियों को प्रेरित किया. इन विधि शास्त्रियों ने जिनको प्रेरणा मिली थी बेंथम महोदय के कार्यों से, उन्होंने बेंथम ने जो थ्योरीज प्रपाउंड की थी, जो थॉट्स या व्यूज व्यक्त किए थे, एक्सप्रेस किए थे, उनको आगे बढ़ाया और बल्कि कई विधि शास्त्रियों ने तो नए स्कूल्स की भी स्थापना की. ठीक है, आशा करती हूँ कि आज का ये जो वीडियो है जिसमें हम लोग कमांड थ्योरी के बारे में जान चुके हैं और बेंथम जो एक महत्वपूर्ण विधि शास्त्री हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत, उन्होंने जो थ्योरी दी थी, जो परिभाषाएं दी थी लॉ, कमांड और सॉवरन की, उसको भी हम लोग समझ चुके हैं. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस वीडियो में या जो पिछला वीडियो कल मैंने अपलोड किया है एनालिटिकल स्कूल के संबंध में, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.